नमस्ते नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, एकदम मस्त ज़बरदस्त बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा शानदार होंगे। तो आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं भावना भाटी, आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। आप सभी अपना हाल चाल ज़रूर बताएंगे मुझे कि आप लोग कैसे हो। उम्मीद तो यही है कि सभी बच्चे एकदम बढ़िया हैं, एकदम मस्त जानदार तरीके से आपकी हो रही है दिल्ली पुलिस की तैयारी, क्योंकि अभी समय काफ़ी है तो आराम से आप लोग सारी चीज़ों को एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए आप लोग चल रहे होंगे और आगे आप अपना बेहतरीन रिवीजन भी करने वाले हैं। तो बायोलॉजी में अब हमारे पास जो हमारी चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट ज़्यादा नहीं है। एक दो दिन में मैं आपकी बॉटनी जो है वो शुरू कर दूंगी, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे अपने टॉपिक जो बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं आगे अपने टॉपिक की तरफ, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो सभी को फाइनली नमस्कार, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आप सभी आ जाइए, क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो भाई टॉपिक हम लोगों का चल रहा है एक्सक्रीटरी सिस्टम। आइए हेडिंग डालते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है दोस्तों, एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। तो आज हमारा जो एक नया टॉपिक है वो होगा उत्सर्जन तंत्र। तो हम बात करने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में आज। ठीक है, चलिए भाई आइए। सभी बच्चों को राम राम है भाई, गुड इवनिंग है, और कमेंट आ रहा है बेटा, सबका कमेंट आ रहा है। आइए तो भाई क्या होता है उत्सर्जन, सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, आप लोग भी एकदम बढ़िया होंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है, मैम आप एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाने वाली हो, पहले हमें ये बताएं कि उत्सर्जन क्या होता है। हमें नहीं पता तो ये प्रक्रिया तुम रोज करते हो। तुम खाना खाते हो, वो खाना पचता है, उस खाने को फिर तुम टॉयलेट में निकाल कर आते हो, मतलब आप मूत्र त्यागते हैं और मतलब आप पोटी करते हो, तो वो उत्सर्जन ही है। साथ ही साथ आपकी बॉडी के अंदर ऐसे दूसरे कई ऑर्गन है जो आपकी बॉडी के अंदर बनने वाले टॉक्सिन को बाहर निकालते हैं, उनके बारे में भी अब हम पढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले हेडिंग डालते हैं उत्सर्जन क्या होता है दोस्तों। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं एक्सक्रीशन क्या होता है। ठीक है, एक्सक्रीशन। तो हम लोग बात करेंगे उत्सर्जन की, एक्सक्रीशन की। तो शरीर में बनने वाले नाइट्रोजिनस जो पदार्थ हैं उनको जब हम बाहर निकाल कर फेंक देते हैं, इसी प्रक्रिया को कहते हैं उत्सर्जन। तो उत्सर्जन क्या होता है आइए लिखेंगे। तो लिखेंगे शरीर से नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को, ठीक है, पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया। ठीक है, बाहर निकालने की क्रिया, बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो शरीर से नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को बाहर निकालने की जो क्रिया है उसको कहते हैं उत्सर्जन। क्लियर। तो कहेंगे एक्सक्रीशन या रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनस वेस्ट, नाइट्रोजीनस removal of nitrogenous waste from the body is known as excretion, है ना, is known as excretion। तो दोस्तों आपके शरीर से जितने भी नाइट्रोजिनस वेस्ट आपके शरीर में बन रहे हैं उनको जब आप बाहर निकालते हो तो इसी क्रिया को कहा जाता है उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन। अब मैम मुद्दा ये है कि ये नाइट्रोजिनस युक्त पदार्थ क्या होते हैं, ये नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या होते हैं। तो जैसे आपका मूत्र, आपके मूत्र में होता है यूरिया, आपके मूत्र में होता है अमोनिया, आपके मूत्र में होता है यूरिक एसिड। तो ऐसे जितने भी इस पृथ्वी पर जीव हैं उनके अंदर उनकी बॉडी के अंदर जितने भी नाइट्रोजन से बने हुए पदार्थ हैं उन सबको बाहर निकालना ही होता है एक्सक्रीशन। अब मैम बात ये आती है कि हमारे शरीर में उत्सर्जी पदार्थ या उत्सर्जी अंग कितने होते हैं। तो आइए बात करते हैं उत्सर्जी अंगों की, कि ये नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को आपके शरीर से कौन कौन से अंग हैं जो बाहर निकालते हैं। तो आइए हेडिंग डालेंगे जो आप लोगों के उत्सर्जी अंग हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। तो लिखेंगे मानव के उत्सर्जी अंग, मानव के उत्सर्जी अंग। आपको पूछा जाएगा कि हमारे शरीर में कौन कौन से ऐसे अंग हैं जो उत्सर्जन का काम करते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन कौन से हम लोगों के, यहां से प्रश्न आता है बेटा। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन, जो ह्यूमन होते हैं इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं
ये आपको पूछा जाता है। ठीक है, अब आपके जो 2 चैप्टर हो चुके हैं, जो भी जितने भी सिस्टम हुए हैं, उनके भी पीवाईक्यू क्वेश्चन की एक वर्कशीट मैं आपको डालने वाली हूँ दोस्तों, आप लोगों की वर्कशीट वाले फोल्डर में। जैसे अभी आपके कुछ जो चैप्टर थे उनके पीवाईक्यू क्वेश्चन मैंने डाले थे, सेल से रिलेटेड थे, डाइजेशन से रिलेटेड थे। अब ये जो आपके कुछ ह्यूमन सिस्टम है, इनके से जो भी आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन बने हैं, उनको भी एक नई वर्कशीट के साथ अपलोड करवाने वाली हूँ 1-2 दिन में। ठीक है बच्चा, अब आ जाओ, अब हम चीज़ों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो जो मानव होता है, इसके शरीर की हम लोग बात करें तो हमारे शरीर में कई उत्सर्जी अंग हैं दोस्तों। जैसे नंबर 1 पर आपका उत्सर्जी अंग होता है आपका लीवर। क्या होता है दोस्तों? लीवर। आप लोग बताते हो कि यकृत हमारा उत्सर्जी अंग है। मैम यकृत कौन से नाइट्रोजिनस वेस्ट को निकालता है बाहर? आपने कहा यूरिया को निकालता है। तो आपका जो यकृत होता है वो यूरिया का उत्सर्जन करता है दोस्तों। ये पूछा जाता है कि यकृत कौन से उत्सर्जी पदार्थ को निकालता है, आप कहेंगे यूरिया को। तो लीवर एक उत्सर्जी पदार्थ है आपका, बहुत बड़ा उत्सर्जी पदार्थ है, याद रखना। दूसरे नंबर पर आपके लंग्स होते हैं दोस्तों। दूसरे नंबर पर आपके फेफड़े। मैम फेफड़े कैसे उत्सर्जी पदार्थ हो गए? तो लंग्स जो होते हैं ये भी आपकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। इनका काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो आप CO2, आपके किसी काम की नहीं है CO2, आपके किसी काम की नहीं है CO2, इसको बाहर निकालते हैं। मैम लड़का होना है लड़की होने में बताया नहीं, मैम लड़का होना या लड़की होना नहीं बताया तुमने। बेटा ये गुणसूत्र वाले चैप्टर में जब आप लोग वो पढ़ोगे ना, जेनेटिक वाला चैप्टर, लड़का होना या लड़की होना, वहां बताऊंगी। उसमें गुणसूत्रों का खेल होता है सारा। पिता और माता के जो गुणसूत्र होते हैं ना, वो मिलते हैं, वो बताते हैं लड़का या लड़की होना। तो इसको मैं अभी आपको एक जेनेटिक वाला चैप्टर कराऊंगी तो उसमें बताऊंगी। मैम उसमें क्या होता है, उसमें जब पिता जो होता है उसके पास XX होता है, माता के पास XY होते हैं। तो जब X और Y मिलते हैं तो लड़का बनता है, X मिलते हैं तो लड़की होता है। ऐसे करके आपको पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, ठीक भाई, ठीक। आ जाओ आगे बात करते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे। बेटा पीवाईक्यू मैंने वर्कशीट वाले फोल्डर में आपको डलवाए हैं। वर्कशीट का एक फोल्डर बन रहा होगा बेटा, ठीक है, हाँ वहां पे बनवा, वहां पे अपलोड है वो पीवाईक्यू क्वेश्चन सारे। चलो आओ आगे बात करते हैं। अगर आप लोगों को पूछे कि हमारे शरीर में अगला जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो कौन सा होगा, तो स्किन दोस्तों, आपकी स्किन, त्वचा। तो त्वचा भी आपकी एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करती है। त्वचा आपका पसीना निकालती है बाहर, और पसीने में अतिरिक्त NaCl जो होता है दोस्तों, नमक, ठीक है, पसीने में जो नमक होता है वो भी बाहर निकलता है। NaCl बोले तो नमक। तो पसीना आपकी त्वचा से बाहर निकलता है, तो त्वचा भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। मैम 4th नंबर पर कौन है? तो 4th नंबर पर आपकी बड़ी आंत। ठीक है, आप लोगों की लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। दोस्तों यहां से प्रश्न बना है लार्ज इंटेस्टाइन से, पीवाईक्यू प्रश्न है बेटा। यहां से प्रश्न बना है कि जो बड़ी आंत होती इनमें से कौन एक उत्सर्जी अंग नहीं है। तो ऐसे भी पूछा था। और एक बार जो आपकी पिछली बार पूछा वो ये था कि इनमें से कौन हमारे शरीर का उत्सर्जी अंग है, तो उसमें बड़ी आंत को माना था। तो याद रखना बड़ी आंत भी एक उत्सर्जी अंग है ना, लार्ज इंटेस्टाइन जिसको कहते हो बड़ी आंत। ये जो बड़ी आंत होती है दोस्तों आप लोगों की, इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या निकालती है, ये मल को बाहर निकालती है। मल यानी फीसिस, जो आपका मल होता है, आपकी पोटी होती है, उसको बाहर निकालने का काम करती है। ठीक है, और 5वें नंबर पर होती है आपकी किडनी। 5वें नंबर पर जो आपका उत्सर्जी पदार्थ है वो आपकी किडनी है, आपके गुर्दे हैं। तो दोस्तों गुर्दे के बारे में भी हमने पढ़ना है कि गुर्दे भी क्या करते हैं, ये कौन सा पदार्थ बाहर निकालते हैं, तो ये मूत्र को बाहर निकालते हैं, यूरिन बाहर निकालते हैं। ठीक है, ये मूत्र बाहर निकालते हैं, यूरिन को बाहर निकालते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों के, नहीं हुआ है वर्कशीट? हुआ होगा बेटा, अच्छे से चेक करो। ठीक है, समझ में आ गई बात? उल्टा नहीं बोला है बेटा, बिल्कुल। अच्छा आपकी बड़ी आंत में मूत्र बनता है क्या, ये बताओ? बड़ी आंत नहीं मूत्र बनाती है, बड़ी आंत से मल ही बाहर निकलता है। आपके गुर्दों में बनता है मूत्र, तो मूत्र जो होंगे वो गुर्दों के अंदर ही होंगे दोस्तों। ठीक है, तो आपको यहाँ पेपर में प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से कौन आपका एक उत्सर्जी अंग है, तो वहां पे बड़ी आंत को सही माना, बड़ी आंत ही ऑप्शन में दिया हुआ था। तो आप लोग बताएंगे कि बड़ी आंत भी एक उत्सर्जी अंग है आप लोगों का।
आपका क्या दिया हुआ था, पेट दिया हुआ था, छोटी आंत दिया हुआ था, ठीक है। आप लोगों के दो, एक ऑप्शन और दिया हुआ था और एक बड़ी आंत था, तो बड़ी आंत वहां पर सही था, आपका उत्सर्जी अंग होती है बड़ी आंत। क्लियर, समझ में आ गई ना बात। अब हम चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम लोग कि यहाँ पर आप लोगों का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, इन पांचों में से कौन सा मुख्य उत्सर्जी अंग आप लोग जानते हो जो आपका होता है। तो मुख्य उत्सर्जी अंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपके गुर्दे होते हैं। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि मानव के शरीर में कई उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, इनमें से मुख्य कौन सा होता है। तो आप लोग बता कर चलते हैं कि हमारे जो गुर्दे होते हैं ये मुख्य उत्सर्जी अंग की कैटेगरी में आते हैं। तो गुर्दों को क्या कहा जाता है, गुर्दे होते हैं मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, हमारे मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन की कैटेगरी में आते हैं जो गुर्दे होते हैं, ठीक है ना बच्चा। तो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं जो गुर्दे हैं, मुख्य उत्सर्जी अंग, मुख्य उत्सर्जी अंग आपके गुर्दे हैं। अब मैम जब हमने मुख्य उत्सर्जी अंगों के बारे में बात करी, गुर्दों के बारे में, तो अब हमें इस चैप्टर में डिटेल में ही पढ़ना है गुर्दों को। लेकिन उससे पहले आपको एक और प्रश्न आता है यहाँ से, इस संसार में जितने भी जंतु हैं दोस्तों, सब अपना मल, कुछ ना कुछ मल निकालते हैं, सब अपने शरीर से कुछ ना कुछ एक्सक्रीट करते हैं, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। जैसे तुमने गाय और भैंस देखी हैं, वो गोबर करती हैं, है ना। तुमने दूसरे जानवर देखे होंगे, वो भी अपनी बॉडी से क्या निकालते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को निकालने का काम करते हैं। तो आपको पूछा जाएगा कि संसार में जितने भी जंतु हैं उनको हमने किस कैटेगरी में रखा है, उनके उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर। उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जीवों के प्रकार आपको पूछे जाते हैं। तो अगली जो हमारी हेडिंग होगी वो यही होगी कि उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जीवों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो आइए दोस्तों हेडिंग डालेंगे, उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर, उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जीवों के समूह। तो जीवों को उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर कौन कौन से समूहों में रखा गया है ये आपको पूछा जाता है। क्लियर, तो आप लोग लिखेंगे ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ग्रुप ऑफ एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के आधार पर जो जीव होते हैं उनके कौन कौन से ग्रुप हैं दोस्तों। अब आप लोग अच्छे से समझेंगे इस चीज को, क्योंकि यहां से भी प्रश्न बने हैं आपको पेपर में। अब देखो, यहां से भी आपको प्रश्न बने हैं, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जानना कि उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जीवों को कितने कितने ग्रुप में बांटा है या किसको किस ग्रुप में रखा है। तो सबसे पहले ग्रुप की हम लोग बात कर रहे हैं जो कि है दोस्तों यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, जो कि है सबसे पहला यूरिकोटेलिक। ठीक है, सबसे पहला है यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक जंतु, यूरिकोटेलिक एनिमल। आपको पूछेगा कि यूरिकोटेलिक जंतु कौन होते हैं दोस्तों, है ना। आपको पूछेगा कि यूरिकोटेलिक जंतु कौन होते हैं। ऐसे जंतु जिनके मल में यूरिक अम्ल आपको देखने को मिलता है उन्हें कहते हैं यूरिकोटेलिक जंतु। कौन होते हैं दोस्तों यूरिकोटेलिक जंतु, जिनके मल में आप लोगों को यूरिक एसिड देखने को मिलता है। तो या तो प्रश्न ऐसे पूछेगा कि यूरिकोटेलिक जंतुओं का मल किस नाइट्रोजिनस वेस्ट से भरा रहता है, मतलब यूरिकोटेलिक जंतुओं के मल में कौन सा पदार्थ देखने को मिलता है, तो आप कहेंगे यूरिक एसिड। या ऐसे पूछ सकता है कि यूरिक एसिड, जिन पदार्थों का उत्सर्जी पदार्थ यूरिक एसिड होता है उनको किस समूह में रखा गया है, तो आप कहोगे यूरिकोटेलिक में रखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इनका उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है दोस्तों। आपसे पूछेगा कि इनका जो उत्सर्जी पदार्थ है, इनका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है। आप बताएंगे इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है यूरिक एसिड। क्या होता है मेरे बच्चों, यूरिक एसिड। तो जिनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है उनको रखा गया है दोस्तों कहाँ, यूरिकोटेलिक के अंदर। तो जिनके मल में यूरिक एसिड की ज़्यादा मात्रा होती है उनको कहते हैं यूरिकोटेलिक। ठीक है, उनको क्या कहते हैं दोस्तों, यूरिकोटेलिक कहते हैं।
मैम मेरे एप्लीकेशन पर फिजिक्स की क्लास शो नहीं होती है, लेकिन टेलीग्राम पर 8 PM दे रखी है। बेटा वो AWTPO के लिए चल रही है, जो आपकी फिजिक्स की क्लास चल रही है। अभी यहाँ पर आप लोगों का क्लर्क के लिए कांस्टेबल, सॉरी जो कांस्टेबल है इसके लिए अभी आपका सिर्फ बायोलॉजी चल रहा है, लेकिन वो फिजिक्स जो चल रही है वो AWTPO के लिए चल रही है, इसलिए वो आपको ग्रुप में दिखती होगी। ठीक है ना। अभी इसके बाद चलेगी बेटा फिजिक्स। मदर के पास XX होते हैं और फादर के पास XY। बेटा यही तो बताया मैंने, अगर X और Y मिलते हैं तो लड़का होता है, X अगर मिलते हैं तो लड़की होती है। यही तो हमने बताया था आपको। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बात करते हैं। अभी खाना खाया है और अभी आपने खाना वेस्ट कर दिया, तो बेटा जब बायोलॉजी का सेशन होता है ना, तब खाना मत खाया करो, आराम से चीज़ों को पढ़ा करो। एक बच्चा कह रहा है मैम आराम से पढ़ाइए। जी बेटा बिल्कुल आराम से पढ़ाएंगे, और आराम से ही मेरे ख्याल से हम चल रहे हैं, आराम से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। तो आपका पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, कि भाई यूरिकोटैलिक कौन होते हैं, जिनका उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, यूरिक एसिड। क्वेश्चन देखो, इधर से इधर को भी पूछा जा सकता है और इधर से इधर को भी पूछा जा सकता है, कि भाई जिनका उत्सर्जी पदार्थ यूरिक एसिड होता है उनको किस ग्रुप में रखते हैं, तो आप बताओगे यूरिकोटैलिक। अब बारी आती है एग्जाम्पल की, अब बारी आती है उदाहरण की। मैम कौन है जिनका जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो यूरिक एसिड होता है, तो पक्षी बहुत पूछे जाते हैं बेटा। पक्षी, पक्षियों की बीट आपने देखी होगी, पक्षी बीट करते हैं दोस्तों, बर्ड्स, तो उनकी जो बीट होती है ना उसमें यूरिक एसिड ही ज़्यादा होता है। ठीक है, एक तो पक्षी हो गया, दूसरा सरीसृप हो गए दोस्तों, सरीसृप। ठीक है, सरीसृप जो आप लोग कहते हो ना रेप्टाइल, दूसरे हो गए रेप्टाइल्स। तो ये जो होते हैं इनका उत्सर्जी पदार्थ जो होता है उसमें यूरिक एसिड आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलो आओ आगे बात करते हैं। दूसरा कौन सा ग्रुप है, यूरियोटैलिक। यूरियोटैलिक दूसरा ग्रुप है दोस्तों, यूरियोटैलिक। यूरियोटैलिक दूसरा ग्रुप कौन सा है, यूरियोटैलिक। तो भाई पहले ग्रुप था यूरिकोटैलिक, अब है यूरियोटैलिक। अब आपको पूछेगा कि भाई यूरियोटैलिक में कौन आते हैं, दोनों सेम सेम से लग रहे हैं लेकिन अलग अलग हैं। यहाँ पर ये यूरिकोटैलिक है, यहाँ पर ये यूरियोटैलिक है। तो नाम से पता चल रहा है, यूरिक मतलब यूरिक एसिड, यूरियो मतलब यूरिया, तो जिनका उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, यूरिया। तो कभी भी पूछे कि वो कौन से जंतु हैं जिनका जो उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है, तो आप कहोगे वो आते हैं यूरियोटैलिक में, है ना। इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है दोस्तों, ऐसे जंतु जिनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, आप बताकर चलते हो, यूरिया होता है, यूरिया, है ना। जिनके मल में यूरिया की मात्रा ज़्यादा होती है उनको कहा जाता है दोस्तों यूरियोटैलिक। देखो नाम से पहचान जाओगे, ये देखो यूरिक लिखा हुआ है ना, यूरिक, तो मतलब इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है यूरिक एसिड। और यहाँ देखो यूरियो लिखा हुआ है, तो दैट्स मीन इनका उत्सर्जी पदार्थ होता है यूरिया। कोई दिक्कत किसी को अभी तक, कोई समस्या नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो ऐसे आपको पहचानना है। अब मैडम एग्जाम्पल बताओ, तो भैया जो तुम हो ना, तुम आते हो इसी में, यानी कि तुम किसकी कैटेगरी में आते हो, स्तनधारी में। तो यहाँ पर अगर आपको उदाहरण पूछेगा तो आप लोग बताकर चलोगे स्तनधारी। जितने भी स्तनधारी होते हैं बच्चा, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, बकरी, है ना, तो ये सब आते हैं, इनके जो उत्सर्जी पदार्थ होंगे उनमें होता है यूरिया। दोस्तों हमारे अंदर जो हमारा मल होता है, जो हमारी मूत्र होता है, उसमें यूरिया की मात्रा ज़्यादा होती है। तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, यूरिया। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर है ना भाई। ठीक है, सबको समझ में आ रही हैं बातें, क्लियर। सुरेश जी क्या आप भी मेरी बात सुन पा रहे हो, चलो। रेप्टाइल जो रहे, समझ, एक सेकंड, एक कमेंट है उसको देख लेती हूँ बेटा। रेप्टाइल के बारे में कमेंट था वो निकल गया, आ जाओ आगे बात करते हैं। तो रेप्टाइल होते हैं सरीसृप वगैरह, तो इनके भी मूत्र में आपको यूरिक एसिड देखने को मिल सकता है। आओ आगे बात करते हैं, आगे बढ़ेंगे। और अगला जो ग्रुप होगा वो कौन सा होगा मैम, तो नेक्स्ट ग्रुप की जब हम लोग बात करते हैं, तीसरा ग्रुप, थर्ड नंबर का जो ग्रुप होगा वो होगा आप लोगों का एमिनोटैलिक। ठीक है, थर्ड नंबर का जो ग्रुप होगा एमिनोटैलिक। ठीक है, एमिनोटैलिक, थर्ड नंबर का जो ग्रुप है वो है एमिनोटैलिक। अब देखो एमिनोटैलिक देखते ही आप लोग पहचान रहे हो
जिनका उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है दोस्तों। तो आप लोग लिखेंगे जिनका भी उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होगा, जिनका भी उत्सर्जी पदार्थ जो होगा, जिनका भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, अमोनिया होगा। नाम से पहचान लोगे इजीली आप लोग। जिनका भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, अमोनिया, उनको रखा गया है एमिनोटैलिक में। तो इनका उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, अमोनिया होता है। अमोनिया गैस या अमोनिया आप लोग बता सकते हो। अब ये जो अमोनिया है मैम, ये किसका उत्सर्जी पदार्थ होता है? अमीनोटैलिक में कौन आते हैं दोस्तों? मैम आज और कल क्लास क्यों नहीं हो रही है? आज और कल क्लास क्यों नहीं हो रही है बेटा? समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो? आज तो क्लास हो रही है, कल संडे था इसलिए क्लास नहीं हुई थी, परसों आपकी क्विज हुई थी, ठीक है, समझ में आई बात? तो इसलिए यूरिन क्या होता है, यूरिन होता है दोस्तों मूत्र आपका। एक तो पोटी होती है, एक यूरिन होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि पोटी में तो आप सॉलिड निकालते हो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, और एक आप जो पानी टॉयलेट के रूप में निकालते हो, टॉयलेट जो होता है वो होता है दोस्तों। चमगादड़ भी स्तनधारियों में आते हैं। चमगादड़ जो होते हैं वो स्तनधारियों में आते हैं। चमगादड़ पक्षी नहीं है, चमगादड़ मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक, आओ आगे बात करते हैं। अब आपको कभी भी पूछे कि इसका उदाहरण क्या होता है, ठीक है, इसका उदाहरण आप लोगों को कभी भी पूछे तो आप क्या बताओगे? एग्जाम्पल यहाँ पर होता है जलीय जंतु। उदाहरण के तौर पर आप लोग लिखेंगे, एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर बताकर चलते हो। यहाँ पर आपका एग्जाम्पल होते हैं जलीय जंतु। दोस्तों जलीय जंतु, जो भी जलीय जंतु होते हैं पानी में रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं दोस्तों, उनके अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो अमोनिया होता है। जैसे आप जानते हो भाई, मछली तो रह ही नहीं सकती पानी के बिना, मछली यानी कि फिश, ठीक है। तो मछली वगैरह ये हो जाती हैं आप लोगों की क्या, अमीनोटैलिक के अंदर आने वाली, ठीक है, क्लियर है ना? एक बच्चा क्या कह रहा है कि मैम फुल डिटेल में लिखो। बेटा फुल डिटेल में लिखने का लिख तो देंगे फुल डिटेल में, लेकिन फुल डिटेल में लिखने का मतलब मुझे आप एक बार बताएं, क्या आप यहाँ से कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे हैं? देखो आपको क्या पूछा जाता है कि पहला तो ग्रुप हो गया यूरिकोटैलिक जंतु। यूरिकोटैलिक जंतुओं का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, यूरिक एसिड। बस इतना ही तो आपको लिखना है, इतना ही तो आपको समझना है, और यही पेपर की लैंग्वेज है, यही पेपर में बनेगा, ठीक है। उदाहरण आपने लिख लिया, पक्षी होता है, सरीसृप रेप्टाइल्स होते हैं, ठीक है। अब आपने देखा कि यहाँ पे यूरियोटैलिक जो होते हैं ये क्या होते हैं, तो इनका उत्सर्जी पदार्थ होता है यूरिया। यूरिया ऐसे आपने समझ लिया बेटा चीज़ों को। तो यहाँ से आप लोगों को नोट तो शॉर्ट ही होने चाहिए, तभी तो आप लोग रिवीजन करते हो एट अ टाइम फाइनल। एमिनोटैलिक कौन होते हैं, इनका उत्सर्जी पदार्थ होता है अमोनिया। उदाहरण के लिए आपने पढ़ा मछली दोस्तों, ठीक है, मछली आप लोगों ने पढ़ लिया है ना। तो ऐसे करके आपको चीज़ों को करना है, पिंक कलर से नहीं लिखेंगे, विजिबल नहीं हो रहा तो, ठीक है। आ जाओ अब आगे बात करते हैं। साइंस की बेस्ट बुक कौन सी है बेटा? वैसे तो आपकी मर्जी, आप कोई सी भी बुक खरीद सकते हो, लेकिन हमने आपको कई बार बताया है कि रेलवे विज्ञान बुक आई है साइंस की, स्पेशली पूरी साइंस उसमें एनसीईआरटी बेस है, आप उसको ले लेंगे तो आपका जो बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प होने वाली है साइंस सेगमेंट में। तो रेलवे विज्ञान बुक है, आप रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पे जाइए, बुक सेक्शन में जाइए, वहाँ से उसको परचेज कर सकते हो। आ जाओ आगे बात करते हैं, ठीक है, क्लियर। अब बढ़े आगे, अब चलते हैं अगली क्लास की तरफ, और आप लोगों को जो अगला जो थर्ड नंबर के बाद फोर्थ नंबर होगा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो फोर्थ नंबर जो होता है वहां से आप लोग बात करोगे किसकी, एमिनोटैलिक के बाद आता है ग्वेनोटैलिक। ग्वेनोटैलिक दोस्तों, ग्वेनोटैलिक, ठीक है। तो आप लोग बताते हो ग्वेनोटैलिक, ग्वेनोटैलिक होता है लास्ट। तो ग्वेनोटैलिक क्या होता है, इनका उत्सर्जी पदार्थ होता है ग्वेनीन। ऐसे जंतु जिनका उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, ग्वेनीन। भाई इनका उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है दोस्तों, इनका उत्सर्जी पदार्थ, इनका उत्सर्जी पदार्थ जो होगा, इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है, तो आप लोग बताते हो इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है ग्वेनीन। तो जैसे अमोनिया होता है, यूरिया होता है, वैसे ही होता है दोस्तों ग्वेनीन भी। तो ग्वेनीन भी एक तरीके का उत्सर्जी पदार्थ है। तो ऐसे जंतु जिनका उत्सर्जी पदार्थ ग्वेनीन होता है उनको ग्वेनोटैलिक में रखा गया है। उनको किस में रखते हैं, ग्वेनोटैलिक में, क्लियर। अब देखते ही पहचान लोगे आप लोग, ग्वेनीन जिसका उत्सर्जी पदार्थ, उनको ग्वेनोटैलिक में रखा है। उदाहरण बता दीजिए मैडम।
तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे एग्जाम्पल के तौर पर कि मैडम यहाँ पर होगा बिच्छू। बिच्छू तो सभी ने देखा है, काट खाए बिछुआ, झूठ बोले जो उसे काट खाए बिछुआ। तो भैया बिछुआ तुमने सुना है, बिछुआ यानी बिच्छू जो होता है, स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन आपने कहानी सुनी होगी कि सांप का काटा सोए और बिच्छू का काटा रोए। तो जो इतना जहर होता है इसके अंदर, जिससे इतना दर्द होता है, तो बिच्छू जो होता है इसका जो प्रोडक्ट होता है वो ग्वैनिन होता है। एक तो बिच्छू हो गया और दूसरा मकड़ी दोस्तों, मकड़ी। ठीक है, मकड़ी यानी स्कॉर्पियन, स्पाइडर, स्पाइडर मैन। तो स्पाइडर तो आप लोगों ने सभी ने देखी, आपके घरों में बेसिकली होती है। तो ये हो जाता है आप लोगों का क्या प्यारे बच्चा, यहाँ पर स्पाइडर। क्लियर? मेरे ख्याल से स्पीड एकदम सही चल रही है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम धीरे पढ़ाओ, कुछ बोल रहे हैं मैम तेज पढ़ाओ। स्पीड एकदम सही चल रही है दोस्तों। आओ आगे बात करते हैं। तो ये 4 ग्रुप थे, एनिमल्स को कैटेगराइज किया गया था उनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली। आपने सारी चीजें पढ़ी। अब बात करते हैं आपकी खुद की बॉडी की। आइए अब बात करेंगे हम ह्यूमन किडनी की। आपके सिलेबस में जो आपको क्वेश्चंस आते हैं वो आपकी किडनी से रिलेटेड आते हैं। तो हेडिंग डालेंगे ह्यूमन किडनी। ह्यूमन किडनी। अब हम पढ़ने वाले हैं मानव गुर्दों को। ठीक है, मानव गुर्दे। तो दोस्तों हेडिंग डालेंगे मानव गुर्दे। आपके पास कितने गुर्दे होते हैं? आप कहेंगे मैम 2। क्या हम एक गुर्दे पर भी जिंदा रह सकते हैं? तो भाई बिल्कुल, हम अपनी एक किडनी अगर बेच दें तो दूसरी किडनी पर भी जिंदा रह सकते हैं, है ना। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कि मैम गुर्दों का अध्ययन क्या कहलाता है। गुर्दों का अध्ययन, आपके जो गुर्दे हैं इनके अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ किडनी क्या होती है दोस्तों? स्टडी ऑफ किडनी, आपकी जो किडनी होती हैं इनके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो किडनीज की स्टडी को कहा जाता है नेफ्रोलॉजी। क्या कहते हैं बच्चा? नेफ्रोलॉजी। आपके जो गुर्दे होते हैं इनके अध्ययन को कहा जाता है नेफ्रोलॉजी। तो नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन होता है? आपके गुर्दों का अध्ययन। ठीक है, आगे हमने बात करनी है कि जो हमारे गुर्दे होते हैं मैडम, इनका वजन कितना होता है। तो हमारे गुर्दों का जो वजन होता है ना, जो आपके गुर्दे होते हैं इनका जो वजन होता है वो होता है 130 से 170 ग्राम। कितना होता है दोस्तों वजन आपके गुर्दों का? 130 से 170 ग्राम। तो आप बताकर चलते हो कि आपके गुर्दे 130 से 70 ग्राम के होते हैं दोस्तों। ठीक है, ईच। क्लियर? प्रत्येक गुर्दे का जो वजन है वो 130 से 170 ग्राम आप लोग बताकर चल सकते हो। अब हम बात करेंगे कि मैम जो गुर्दे होते हैं इनका कलर कैसा होता है। हमारे गुर्दों का कलर कैसा होता है? तो देखो भाई, ये तुम्हारे गुर्दे होते हैं, ये हैं तुम्हारे गुर्दे, दिख रहे हैं ना। तो ये आप लोगों की किडनियां हैं, दीज योर किडनीज। ये हैं आप लोगों के गुर्दे। और गुर्दों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? ठीक है, और गुर्दों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? मैम आज बस आप ही करा रही हो बेटा, आज ऐसा क्या हुआ कि क्लास नहीं है दोस्तों। वेल और डॉल्फिन जो होती हैं बेटा, ये आप लोगों की आती है स्तनधारियों की कैटेगरी में। ये मैमल्स की कैटेगरी में ही आती हैं, स्तनधारियों में ही आती हैं। अभी इन सब चीज़ों को जब मैं आपको क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी ना, आपका क्लियर हो जाएगा मुद्दा कि कौन मैमल्स में आता है, कौन बर्ड्स में आता है। तो ये सब आप लोग पढ़ेंगे। तो स्तनधारी ही होती हैं आपकी जो वेल, और जो आप लोगों की क्या होती हैं दोस्तों? डॉल्फिन। मैंने जब आपको श्वसन तंत्र वाला चैप्टर पढ़ाया था वहाँ भी ये बात बताई थी कि ये स्तनधारियों में आती हैं। तो जो स्तनधारियों का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा वही इनका होगा। ठीक है, चलो आओ आगे बात करते हैं। शरीर में गुर्दे कहाँ होते हैं? शरीर में गुर्दे पेरिटोनियल कैविटी में होते हैं। अब इसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये आपके गुर्दे हैं दोस्तों, और गुर्दों का जो कलर होता है वो भूरा लाल होता है। तो बात करते हैं गुर्दों के रंग के बारे में। आपके जो गुर्दों का रंग होता है, कलर, आपके गुर्दे किस कलर के होते हैं? तो आप कहते हो भूरा लाल। आपके गुर्दों का कलर होता है भूरा लाल, भूरा लाल, यानी कि ब्राउन, या ऐसे लिख सकते हो लाल भूरा, है ना, लाल भूरा। क्योंकि जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो रेडिश ब्राउन टर्म इसको कह देते हैं, रेडिश ब्राउन। आपके गुर्दों का जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है, लाल भूरा। जैसे जंग का कलर होता है, लोहे पर जंग लगता है ना दोस्तों, वैसा कलर होता है आपके गुर्दों का। अब हमने बात करी कि गुर्दे हमारी बॉडी के अंदर कहाँ होते हैं। तो गुर्दे जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, अगर इनकी लोकेशन की बात करें,
अगर गुर्दों की लोकेशन की बात करें, स्थान की बात करें, तो गुर्दे आप लोगों की उदर गुहा में होते हैं। कहाँ होते हैं? उदर गुहा। उदर गुहा, या आप इसको कहते हो पेरिटोनियल कैविटी। क्या कहते हो? पेरिटोनियल कैविटी। तो हम लोग लिखेंगे कि गुर्दे जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? पेरिटोनियल कैविटी में होते हैं। आपके गुर्दे होते हैं दोस्तों पेरिटोनियल कैविटी में। तो जिस जगह आपके गुर्दे हैं ना, उस जगह को कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी। कहाँ है गुर्दे? ऐसे खड़े होगे ना, यहाँ नीचे की तरफ, यहाँ जहाँ आपकी कमर खत्म होती है ना, यहाँ नीचे की तरफ होते हैं आपके गुर्दे। गुर्दे यहाँ नहीं है, आगे की तरफ नहीं है, पेट के नीचे नहीं है गुर्दे। गुर्दे होते हैं यहाँ, जैसे जब आप मुड़ोगे तो यहाँ नीचे की तरफ आपके गुर्दे होते हैं। तो गुर्दों की लोकेशन जो होती है वो पेरिटोनियल कैविटी में होती है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग बताकर चलते हो कि गुर्दे कहाँ होते हैं? पेरिटोनियल कैविटी में। बेटा इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे थोड़ी सी मिल नहीं पाई कि भैया आज आपकी क्लास क्यों नहीं हो रही है। पेरिटोनियल गुहा में होते हैं जो गुर्दे होते हैं। ठीक है, तो आपको कभी भी पूछे कि गुर्दे कहाँ हैं? पेरिटोनियल कैविटी में। आओ आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे गुर्दों की शेप कैसी होती है। भाई जो आपके गुर्दे हैं इनकी शेप कैसी होती है, गुर्दों की आकृति कैसी होती है, गुर्दों का आकार कैसा होता है दोस्तों। तो जो गुर्दे होते हैं ना, इनकी शेप होती है बीन के आकार। बेटा बीन, बीन वो नहीं कि सपेरा बीन बजाए, है ना, नागिन नाचे और सपेरा बीन बजाए। तो भैया बीन मतलब बीज। जैसे आपने राजमा खाया है कभी? राजमा, राजमा होता है ना जैसा, वैसी होती है तुम्हारी किडनियां। इसीलिए राजमा का इंग्लिश में नाम होता है किडनी बीन, क्योंकि वो किडनी के जैसा दिखता है, इसीलिए उसको कहते हैं किडनी बीन। तो जो आपकी किडनी होती है ये बेसिकली राजमा के समान होती है, राजमा, जिसको कहते हो किडनी बीन। कितने बच्चों को राजमा चावल याद आ गए? ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको राजमा चावल याद आ गए किडनी बीन का नाम सुनकर, राजमा का नाम सुनकर? तो जो आप लोगों का किडनी है ये राजमा के समान होती है, या कई बार सेम के बीज के आकार की। सेम के बीज, सेम जानते हो? सेम की फली आती है, सेब नहीं है ये, सेम, सेम की फली खाती है तुमने, वैसी होती है। तो ये बीन के आकार की होती है जो आपकी किडनियां होती है। बीन्स यानी फली, या फली का जो बीज होता है, वैसी दिखती है तुम्हें तुम्हारी किडनी, जैसा मैंने अभी डायग्राम दिखाया आपको। ये है आपकी किडनी दोस्तों। देखो, तो राजमा कुछ कुछ ऐसा ही होता है। तो राजमा के आकार की होती है जो किडनी होती है। ठीक है, क्लियर? चलो आओ आगे बात करते हैं। अब अभी अभी मैंने आपको कुछ एनिमल दिखाए थे, और अभी अभी आपने पढ़ा कि किसका उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, ये मैंने आप लोगों को अभी अभी दिखाया था। देखो, तो यहाँ पर अगर आप देखें इस डायग्राम को, तो मैंने अभी कहा था कि जो आपकी मछलियाँ होती हैं इनका उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है दोस्तों? अमोनिया। अभी आपने पढ़ा है ना, अमोनिया होता है। क्लियर? अभी मैंने आपको कहा कि जो आप लोगों के ये होते हैं मैमल्स, जैसे हाथी हो गया, है ना, आप लोगों का क्या हो गया दोस्तों? शार्क भी याद रखोगे आप लोग, शार्क, है ना, शार्क मछली जो होती है, शार्क हो गई। अभी कई बच्चे बोल रहे हैं मैम वेल हो गई, अभी कई बच्चे बोल रहे थे डॉल्फिन हो गई, है ना, और कई बार आपको मेंढक का भी पूछ सकता है, मेंढक। इनका जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो यूरिया हो गया, आपने अभी भी पढ़ लिया था। और मैम जो पक्षी होते हैं और सरीसृप होते हैं, इनका जो उत्सर्जी पदार्थ है ये आपने यूरिक एसिड बताया। तो भाई यहाँ से भी अगर आप मुद्दों को समझ पा रहे हो तो लो, मैंने डायग्राम के द्वारा भी आपको समझाने की कोशिश करी कि मछलियाँ वगैरह इनमें अमोनिया होगा, और जितने भी स्तनधारी हैं जिनके 4 पैर होते हैं वो बेसिकली स्तनधारी की कैटेगरी में आते हैं। जिनके पास स्तन ग्रंथियाँ होती हैं वो, साथ ही साथ आप लिख सकते हो वेल या मेंढक, फ्रॉग, ये भी स्तनधारी हो, यानी यूरिया निकालता है ना। और आपको यूरिक एसिड कौन निकालता है? आपने बताया पक्षी हो गए। देखो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, अगर आप इस पॉइंट को एक बार और एड ऑन करना चाहते हो यूरिक एसिड वाला, क्योंकि कई बच्चे का बार बार कमेंट आ रहा है कि मैम इसमें बता दीजिए कि जो मेंढक होता है उसका क्या होता है। तो अगर मैंने आपको वहां पर नहीं लिखवाए तो आप यहाँ एड ऑन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए मुद्दा। तो यूरिक अम्ल मैंने आपको बताया पक्षियों में होता है और सरीसृपों में होता है। लेकिन साथ ही साथ अगर जैसे कि कई बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम स्नेल में क्या होता है, स्नेल को पूछ रहे हैं, स्नेल मोलस्का में आता है दोस्तों। तो मैं यहाँ लिखवा देती हूँ, आपको कभी भी पूछे कि स्नेल वगैरह जो होते हैं, स्नेल जिसको आप घोंगा कहते हो, तो घोंगा का भी जो आप लोग बताकर चलते हो वो यही होता है यूरिक एसिड। सरीसृप मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। और छिपकली वगैरह जो आप पूछ ले, छिपकली भी आप जानते हो सरीसृप में आती है,
छिपकली, लिजर्ड, जो आपके घर में छिपकलियां हैं, लिजर्ड, इनका भी उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? यही होता है, यूरिक एसिड। ठीक है, और बाकी जो बच्चे पूछना चाहते हैं उनका मैंने बता दिया, मेंढक का और वेल का, जो बार बार पूछ रहे थे। तो ऐसे करके आप लोग लिख लो, इसको भी अगर लिखना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको बाकी सारी चीज़ें मैंने लिखवा दी, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जितने भी हैं वो मैंने लिखवाए, जो आपके डाउट थे वो भी बता दिए। अब चलो आगे बढ़ लो, ठीक है, अब आगे बढ़े। पेरिटोनियल कैविटी को हिंदी में हम कई बार उदर गुहा भी बोल देते हैं, लेकिन कई बार हिंदी में पेरिटोनियल ही लिखा आता है। तो भैया उदर गुहा तो तुम जानते ही हो, है ना? नहीं जानते तो लिख लो उदर गुहा। पेरिटोनियल ही आता है कई बार लिखा हुआ, उदर गुहा बहुत कम देता है, पेरिटोनियल ही दे देता है हिंदी में भी। तो याद रखना, पेरिटोनियल या उदर गुहा। उदर गुहा मतलब पेट के नीचे वाला जो एरिया है बेसिकली, और इसमें भी किडनी यहाँ पीछे की तरफ होती है आपकी। तो पीछे वाली जो जगह है ना, यही एक्चुअली पेरिटोनियल कैविटी, इसीलिए हिंदी में भी पेरिटोनियल ही लिखा जाता है आपको। ठीक है बेटा, रेलवे विज्ञान जो बुक है वो, उसका नाम रेलवे विज्ञान हमने रखा है, बट आप ये ना सोचे कि वो केवल रेलवे के एग्जाम में ही काम करेगी। वो आपको पर्टिकुलर जिस भी एग्जाम में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आती है ना, वो हर उस एग्जाम में कवर करने वाली है। वो एनसीईआरटी बुक है बेटा, एनसीईआरटी बेस्ड बुक है बेटा। तो जब भी आप किसी भी एग्जाम में अगर बायो आती है उससे कर सकते हो, फिजिक्स आती है उससे कर सकते हो, केमिस्ट्री आती है उससे कर सकते हो। ठीक है, आओ अब हम आगे बढ़ रहे हैं, और अब आपके सारे डाउट क्लियर। जलीय जंतु, शार्क जलीय जंतु है, लेकिन शार्क के बारे में भी स्पेशली आप याद रखोगे कि उसमें जो अमोनिटैलिक का मतलब छोटी मछलियां, शार्क थोड़ी बड़ी मछली की कैटेगरी में आती है, तो उसका जो पदार्थ है वो यूरिया ही माना जाता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग बात करते हैं कि किडनी आपकी राजमा के समान होती है। ये आपने शेप भी अपनी किडनी की पढ़ ली। अब बढ़ते हैं कि किडनी की जो संख्या है वो कितनी होती है। तो जो किडनी होती हैं दोस्तों, इनके नंबर की बात करते हैं तो ये जोड़ों में पाई जाती हैं। किडनी के नंबर्स की बात करेंगे, किडनी जोड़ों में होती हैं दोस्तों। किडनी क्या होती है? जोड़ों में। कौन कौन से, कितने जोड़े होते हैं आपकी बॉडी में, जो गुर्दे होते हैं इनके? तो बताते हो, एक जोड़ी होती है आपके शरीर में किडनी, 1 पेयर। ठीक है, 1 पेयर होती है। और मैम संख्या टोटल फिर भी पूछे तो 2 होती है टोटल संख्या किडनी की। तो किडनी संख्या में 2 हैं, और जोड़े पूछ ले तो 1 जोड़ी। अब बात करते हैं कि मैम जो किडनी होती है हमारी, इनके बारे में आप हमें और बातें बताओ कि किडनी क्या काम करती है, किस प्रक्रिया पर काम करती है। तो किडनी जो होती है प्यारे बच्चे, परानिस्पंदन की क्रिया पर काम करती है। परानिस्पंदन मतलब गुर्दे का काम क्या होता है? गुर्दों का काम होता है मूत्र निर्माण करना और आपके रुधिर का शुद्धिकरण करना। तो किडनी का फंक्शन क्या होता है, आइए लिखवा देती हूँ। आपके जो गुर्दे होते हैं इनका काम क्या होता है? फंक्शंस ऑफ किडनी। हमारे जो गुर्दे हैं इनका काम क्या होता है? गुर्दों का कार्य। तो जो गुर्दे हैं ना दोस्तों, इनका क्या काम होता है? कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम रक्त का शुद्धिकरण गुर्दे करते हैं या रक्त का शुद्धिकरण फेफड़े करते हैं। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा मूत्र लीवर बनाता है या हमारा मूत्र किडनी बनाती है। तो किडनी का काम होता है मूत्र बनाना। तो आओ अब काम लिख लो किडनी के। किडनी का पहला काम होता है मूत्र का निर्माण करना, मूत्र निर्माण। ठीक है, तो आपकी किडनी करती है मूत्र निर्माण, यूरिन फॉर्मेशन। तो किडनी क्या करती है? मूत्र निर्माण करती है दोस्तों। ठीक है, यानी किडनी करती है यूरिन फॉर्मेशन। कभी भी पूछे कौन सा ऑर्गन है हमारे शरीर में जो मूत्र का निर्माण करता है, तो आप बताएंगे किडनी। किडनी करती है मूत्र का निर्माण। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम है किडनी का कि जो हमारा खून होता है उससे नाइट्रोजीनस वेस्ट को बाहर निकालकर खून का शुद्धिकरण करती है किडनियां। तो क्या कहोगे? रक्त से नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को बाहर निकालकर, रक्त से नाइट्रोजन युक्त, आपके रक्त में जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हैं, नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को बाहर निकालकर, पदार्थों को बाहर निकालकर रक्त का शुद्धिकरण करती हैं जो किडनियां होती हैं, रक्त का शुद्धिकरण करना। तो ये काम भी किडनियों का होता है दोस्तों। आपकी बॉडी के अंदर जो किडनी होती है इनका काम क्या होता है कि रक्त से नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को बाहर निकालकर रक्त का शुद्धिकरण करना। अच्छा मुझे एक बात बताओ,
आपके फेफड़े और आपकी किडनियां, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है कि दोनों ही रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। तो मैम दोनों के क्रिया प्रणाली में, दोनों की फंक्शनिंग में डिफरेंस क्या है? दोनों की क्रिया प्रणाली में अंतर क्या है मेरे बच्चों, ये बताओ। डायफ्राम में दिखाओ मैम पेरिटोनियल क्रिया। बेटा अच्छा डायग्राम में दिखाओ पेरिटोनियल कैविटी को। दिखा तो दूं लेकिन यहाँ पर इसमें आज नेट मुझे लग रहा है सर्चिंग में आ नहीं रहा है बेटा। मैं दिखा तो देती लेकिन यहाँ जिसमें कीपैड नहीं आ रही है, तो उस वजह से जो आपकी पेरिटोनियल कैविटी है वो यहाँ पे विजिबल आपको नहीं हो पा रही है। इसमें आज थोड़ा सा नेट का इशू चल रहा है, तो कीपैड नहीं आ रही है बेटा टाइपिंग के लिए, तो इसलिए आपको नहीं दिखा पा रही हूँ मैं। ठीक है, कल दिखा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पेरिटोनियल कैविटी जो आपकी होती है, वो आपके गुर्दे जो होते हैं ना, आप लोगों के बैक साइड देखने को मिलते हैं, कमर के ठीक नीचे। आपकी कमर उसके ठीक नीचे होते हैं जो आप लोगों के गुर्दे, और उसी को कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, चलो आओ अब हम आगे बात करते हैं और आगे बढ़ेंगे। नितेश प्यारे बच्चे, ग्रुप संडे में मेरी ग्रुप डी के लिए क्लास होती है। बाकी अगर किसी संडे मैं फ्री होती हूँ तो मैं ज़रूर आप लोगों का जो रिवीजन है वो कराऊंगी। ठीक है, संडे में मेरी ग्रुप डी के लिए क्लास होती है प्यारे बच्चा, और संडे में मेरी योद्धा बैच के लिए भी रिवीजन क्लास होती है प्यारे बच्चा। इसीलिए संडे में टाइम निकालना मतलब थोड़ा सा मैं सॉरी कहूँगी इस बात के लिए, क्योंकि हर टीचर की जो क्लास है ना वो अलग अलग, संडे में बेसिकली हम बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं ले सकते बच्चा, आप भी थोड़ा सा समझ सकते हो, क्योंकि मंडे टू सैटरडे हमारी सभी की क्लास होती है। थोड़ा सा संडे ही हम लोगों को मिलता है जिसमें हम थोड़े से अपने बाहर के काम थोड़े से निपटा सकते हैं, तो संडे में बहुत ज़्यादा क्लासेस हम नहीं लगा सकते बेटा। तो इसीलिए संडे में हर टीचर कोशिश करता है कि किसी एक पर्टिकुलर बैच में रिवीजन क्लास अगर लग रही है तो वो कर पाए। अब जैसे मैं संडे में ग्रुप डी के लिए क्लास लेती हूँ, जो आर्मी की क्लास है बेटा योद्धा बैच के लिए, उसमें ले लेती हूँ। उसके बाद जो थोड़ा बहुत टाइम हमारे पास होता है उसको हम यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। कई बार आप लोग जानते हो कि एज अ ह्यूमन हमारे पास भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हमें भी अपने संडे में काम वगैरह देखने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे बताती, कोशिश करती हूँ कि अगर मैं टाइम निकाल पाती हूँ संडे के दिन तो मैं आपकी रिवीजन क्लासेस भी बिल्कुल लगा लूँगी। ठीक है बेटा, क्लियर? हाँ, अब फेफड़े क्या होते हैं प्यारे बच्चे कि, ठीक है, हाँ तभी क्लास भी नहीं चलती थी। हाँ जी बेटा, तो अब आप लोगों के जो यहाँ पर फेफड़े होते हैं, मैम इंग्लिश में लिख दो बेटा, अभी लिख दूंगी इंग्लिश में, परेशान मत हो। जो आपके फेफड़े होते हैं ना वो रक्त का शुद्धिकरण करते हैं, आपके फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालकर, है ना, आपके ब्लड से आपकी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालते हैं फेफड़े। लेकिन किडनी क्या करती है कि आपके मूत्र में जो नाइट्रोजिनस वेस्ट, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, उनको बाहर निकालने का ये काम करते हैं। तो यहाँ पर गुर्दों का काम होता है नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को बाहर निकालना। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ बेटा, जो आपके किडनी है इनका फंक्शन क्या होता है, इंग्लिश में लिख रही हूँ उस स्टेटमेंट को। तो ये क्या करती है, रिमूवल, क्या लिखेंगे, प्योर ब्लड, टू रिमूवल नाइट्रोजीनस वेस्ट, नाइट्रोजीनस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, फ्रॉम द ब्लड, तो ये ब्लड को प्योर करती हैं, ब्लड से नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को बाहर निकालकर। क्लियर? तो ये काम होता है गुर्दों का। अब हमने आगे बढ़ना है और बात करनी है कि मैम जो गुर्दे होते हैं इनकी इकाई किसको कहा जाता है, गुर्दों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसको कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लेना, मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया। तो दोस्तों आप लोगों को पूछा जाता है व्रकाणु के बारे में, व्रकाणु यानी कि जिनको इंग्लिश में कहते हो नेफ्रॉन, तो इनके बारे में भी प्रश्न आता है कि नेफ्रॉन्स क्या होते हैं। तो आप लोग बताएंगे कि नेफ्रॉन्स जो होते हैं ये गुर्दों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हैं। तो आप लोग बताएंगे ये गुर्दों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हैं। ठीक है, तो आपके गुर्दों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसको कहते हैं, क्रियात्मक इकाई है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, तो इकाई है,
तो आपके गुर्दों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसको कहते हैं? व्रकाणु को कहते हैं, नेफ्रॉन को। अभी समझाऊंगी कि ये कैसे दिखते हैं, पहले लिख लो। ठीक है, तो आपको पूछा जाता है दीज आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, these are structural and functional unit of kidney, आपकी किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है दोस्तों ये व्रकाणु जो होते हैं, नेफ्रॉन्स जो होते हैं। तो ये प्रश्न बहुत बार आपको बना है कि गुर्दों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई किसको कहते हैं? आपने कहा व्रकाणु को कहते हैं, यानी नेफ्रॉन्स को। क्या होते हैं नेफ्रॉन? ये छन्नियां हैं आपके किडनों की, आपकी किडनियों की छन्नियां हैं। जब आप चाय बनाते हो तो चाय को छानते हो छन्नी से, और छन्नी से चाय निकलकर कप में गिर जाती है जाकर। उसका फायदा यह कि चाय में जितनी भी चाय की पत्ती थी, चाय में जितना भी अदरक था, वो सब छन्नी में रह जाते हैं और चाय छनकर कप में आ जाती है। उस चाय को आप पी लेते हो। अब कई बच्चों का चाय पीने का मन कर गया होगा, बिल्कुल अभी पी लेना क्लास के बाद, ठीक है। लेकिन आपके जो गुर्दे होते हैं, जब ये रक्त को छानते हैं, जब ये रक्त को फिल्टर करते हैं, रक्त का शुद्धिकरण करते हैं, तो इनके अंदर भी छोटी छोटी छन्नियां होती हैं, इन्हीं को कहते हैं नेफ्रॉन। तो आइए बात करते हैं कि मैम नेफ्रॉन जो होते हैं ये कैसे दिखते हैं। तो दोस्तों ये हैं तुम्हारे नेफ्रॉन। तुम्हारी हर गुर्दों के अंदर ये नेफ्रॉन पाए जाते हैं लाखों की संख्या में, ठीक है। तो आपकी गुर्दे के अंदर लगभग 10 लाख के आसपास ये नेफ्रॉन होते हैं एक गुर्दे में। तो ये क्या करते हैं दोस्तों? ये करते हैं आपके रुधिर का शुद्धिकरण, या आपके रक्त को छानने का काम करते हैं। तो कई बार प्रश्न आता है कि गुर्दों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। यानी जब हमारी किडनी खराब होती है ना, तो ये छन्नियां खराब हो जाती हैं, ये खराब हो जाते हैं तुम्हारे नेफ्रॉन, और आपका जो खून है वो फिल्टर नहीं हो पाता। फिर आपके खून में सारे टॉक्सिन पदार्थ मिलते रहते हैं, और आपके खून में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, आपकी बॉडी में यूरिक एसिड, अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे आपके ऑर्गन गलना शुरू हो जाते हैं, उसी से मृत्यु हो जाती है। उसी को कहते हैं किडनी फेल। तो किडनी फेल होने पर कौन कौन से ट्रीटमेंट अपनाते हैं, किडनी किस प्रक्रिया पर काम करती है, ये सारी चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं नेफ्रॉन के बारे में। तो हमारे जो नेफ्रॉन होते हैं, आपने देखा ऐसा दिखता है नेफ्रॉन। आपकी ये किडनी है, देखो ये आपका गुर्दा है। आपके गुर्दे के अंदर अगर आप देखोगे बड़े ध्यान से, तो ये हैं दोस्तों नेफ्रॉन। ये जो आपको दिख रहे हैं, ये आपकी किडनी के अंदर ये इस तरीके से यहाँ होते हैं आपके गुर्दों के अंदर नेफ्रॉन। आपके गुर्दों के अंदर यहाँ पर पाए जाते हैं नेफ्रॉन। इन्हीं के अंदर होता है मूत्र का निर्माण, या आपके ब्लड से मूत्र बनता है। यहाँ पर ब्लड से ही बनता है मूत्र। ब्लड के अंदर जितना एक्स्ट्रा पानी है वो छन कर आ जाता है। यहाँ पर ब्लड में जितने भी टॉक्सिन है वो छन कर आ जाते हैं। इसीलिए मूत्र त्यागना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर बंद लग जाए ना, अगर मूत्र ना आए आपको, तो आपकी मृत्यु हो सकती है। तो पूरे दिन भर में जो तुम मूत्र त्यागते हो, वो आप लोगों का किडनी ही फिल्टर कर 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 बेचती हैं। पूरे एक दिन में लगभग 180 लीटर मूत्र का निर्माण कर सकती हैं तुम्हारी किडनियाँ, इतनी कैपेसिटी होती है इनकी। तो ये सारे फैक्ट अभी हम पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम बात करते हैं कि किडनी की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, जिसको हम लोग कहते हैं व्रकाणु, इनके बारे में पढ़ते हैं। अब हेडिंग डालेंगे व्रकाणु, हेडिंग डालते हैं भाई व्रकाणु दोस्तों। व्रकाणु जिसको कहते हैं नेफ्रॉन, जिसको कहा जाता है नेफ्रॉन्स। तो ये नेफ्रॉन्स दोस्तों क्या काम करते हैं? ये नेफ्रॉन्स क्या हैं, कितने पार्ट से मिलकर बने होते हैं? तो बताओगे, नेफ्रॉन के 2 हिस्से होते हैं दोस्तों। हमारे गुर्दे में जो नेफ्रॉन होते हैं, इनको हमने 2 भागों में बांटा है। पहला भाग होता है, आप बताते हो, बोमन का कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल बहुत आता है पेपर में कि बोमन्स का जो कैप्सूल होता है ये कहाँ पाया जाता है, जिसको कहते हो बोमन का संपुट। बोमन का संपुट, ठीक है, बोमन का संपुट इसको कहते हो। ये बहुत बार आया है, बहुत बार पूछा जाता है कि हमारे शरीर में जो बोमन का कैप्सूल होता है, बोमन का संपुट, वो कहाँ होता है। मैम ये छन्नियाँ कहाँ होती हैं? अभी मैं खुद बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को खुद बताऊंगी कि हमारा जो ये नेफ्रॉन का डायग्राम है, इसमें छन्नी कहाँ है। मैं खुद डायग्राम बनाऊंगी, अभी आपको समझ में आ जाएगा एक एक करके। तो फिलहाल आप पढ़ रहे हो नेफ्रॉन, आपके गुर्दों में होते हैं, इतना आपको क्लियर हुआ, आपकी किडनी में होते हैं। अब ये जो व्रकाणु है नेफ्रॉन, इसके 2 हिस्से हैं दोस्तों। एक हिस्सा होता है बोमन्स कैप्सूल, जिसको कहते हो बोमन का संपुट, और जो दूसरा हिस्सा होता है उसको कहते हैं रीनल ट्यूबुल।
उसको कहते हैं रीनल ट्यूबुल। रीनल ट्यूबुल्स। बेटा मैं एक बात आपको समझाना चाहती हूँ यहाँ पर, इसको कहते हैं रीनल ट्यूबुल, रीनल नलिका, जिसको कहा जाता है रीनल नलिकाएं। आपका जो ये होता है व्रकाणु, इसके दो हिस्से होते हैं, एक बोमन कैप्सूल और एक रीनल ट्यूबुल। अब मैं आपको बात ये समझाना चाहती हूँ कि बायोलॉजी में कहीं भी आपको रीनल शब्द देखने को मिले, कहीं भी बायोलॉजी में आपको रीनल टर्म देखने को मिले, जैसे आपको अभी या कभी कभार सुनने को मिल सकता है रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी आपको कहीं कहीं लिखा मिल सकता है रीनल आर्टरीज। रीनल आर्टरीज कैसी आर्टरी है? रीनल धमनी कहते हो जिसको। तो ये रीनल धमनियां जो होती हैं, ये ऐसी धमनियां हैं जो आपके गुर्दों में पाई जाती हैं, जो गुर्दों तक रक्त की सप्लाई करती हैं, गुर्दों को रक्त पहुंचाना। इनका काम क्या होता है? गुर्दों को रक्त पहुंचाना। आपके गुर्दों को रक्त पहुंचाने का काम कौन करती है? रीनल आर्टरी, ट्रांसफर ब्लड टू किडनी। इनका काम क्या होता है? आपके गुर्दों को ब्लड पहुंचाना। मैं समझाने का मुद्दा समझना, धमनियों के बारे में तुम पढ़ चुके हो भाई, धमनियां क्या काम करती है ये तुम पढ़ चुके हो। आपने पढ़ा कि जो धमनियां होती हैं ये दोस्तों क्या करती हैं, इन्हीं के द्वारा जो खून है वो दिल से अंगों तक जाता है। तो किडनी भी एक अंग है, किडनी भी एक ऑर्गन है, उसके पास भी ब्लड पहुंच रहा है। आपकी किडनी को ब्लड कौन पहुंचा रहा है? आप बता रहे हो रीनल आर्टरी, ठीक है, गुर्दों तक खून ला रहा है रीनल आर्टरी। तो कहने का मतलब है इसके नाम के आगे जो रीनल लग रहा है ना, रीनल, रीनल से आपने पहचान लिया कि ये गुर्दों तक खून पहुंचाती है, क्योंकि गुर्दों के लिए एक शब्द यूज किया जाता है रीनल। तो जैसे हार्ट के लिए कार्डिक वर्ड आप यूज करते हो, वैसे गुर्दों के लिए रीनल। कई बार डॉक्टर से सुना होगा रीनल फेल हो गया, भैया डॉक्टर कहते हैं एक पेशेंट मर गया, कि कैसे मर गया? रीनल फेल हो गया। रीनल फेल मतलब किडनी फेल हो गई। तो रीनल कहीं भी बायोलॉजी में सुनने को मिले, समझना ना, कोरिलेट करना इसको किडनी से। जैसे रीनल आर्टरी तो गुर्दों तक खून पहुंचाती है, आप पढ़ोगे रीनल वेन, रीनल वेन है ना, रीनल वेन्स यानी रीनल शिरा, ये आपके गुर्दों तक असुरक्षित या अशुद्ध रक्त लेकर जाती है, रीनल शिरा। तो ये भी गुर्दों तक ही रक्त पहुंचाती है। तो गुर्दों तक रक्त लाने और ले जाने वाली जो धमनी और शिराएं हैं, ये रीनल के नाम से जानी जाती हैं। जैसे आप इस डायग्राम को देखोगे, ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको एक वर्ड दिख रहा है रीनल कॉर्टेक्स, देखो ये दिख रहा है यहाँ पे आपको रीनल आर्टरीज। तो जब आप लोग इस शब्द को देखते हो ना, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, तो ये क्या है? ये रीनल आर्टरीज हैं। ये जो लाल लाल रंग से तुम्हें दिख रही है ना यहाँ, ये रेड कलर से जो दिख रही है, ये रीनल आर्टरी है। ये क्या कर रही है? ये गुर्दों में आपका खून पहुंचा रही है। और एक है यहाँ पर रीनल वेन। रीनल वेन कौन सी है दोस्तों? ये रही आपको, ये दिख रही रीनल वेन, ये रीनल वेन है, ठीक है। तो ये क्या काम करती हैं आप लोगों की? जो रीनल वेन होती हैं ये गुर्दों से ये गंदा जो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको वापस ला रही हैं आपके गुर्दों से। इस तरीके से ये आप लोगों की जो वेन होती हैं या आप लोगों की जो आर्टरी होती हैं, इनके नाम के आगे जब रीनल लग जाए तो समझ जाना ये गुर्दों के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि आप लोगों का जो व्रकाणु होता है ये दो हिस्सों में बटा होता है, एक बोमन का कैप्सूल होता है और एक रीनल ट्यूबुल होती है। तो रीनल ट्यूबुल मतलब किडनी से संबंधित ट्यूबुल, और किडनी से संबंधित मतलब किडनी के अंदर भी व्रकाणु से संबंधित। तो कल आप लोग यहीं से चीज़ों को शुरू करेंगे। कल हम लोग ये, अब तो टाइम हो चला है ना दोस्तों, तो कल मैं आप लोगों को रीनल का डायग्राम बनाऊंगी अपने हाथों से, और बोमन का जो कैप्सूल होता है यहाँ से संबंधित जो छन्नियाँ होती हैं, है ना, छलनी या छन्नियाँ जो होती हैं, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे, जिनको हम ग्लोमेरुलस फिल्टर कहते हैं। तो कल पढ़ेंगे हम फिल्टर के बारे में। कल हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे, 3 हिस्सों में बटी होती हैं, पीसीटी, डीसीटी और आप लोगों का होता है कलेक्टिव डक्ट। इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो कल यहीं से मैं क्लास शुरू करूंगी व्रकाणुओं से, और यहीं से आगे की क्लास हमारी होगी कल किडनी के बारे में, ठीक है। समझ में आई बात? तो यहाँ से आपने चीज़ें पढ़नी है। कौन सा पीछे करना है बेटा? ठीक, समझ में आ गई ना बातें? तो अब हम, टाइम हो चला है, कल की क्लास में करेंगे बातें। तो सभी को नमस्कार दोस्तों, सभी को धन्यवाद। हाँ ठीक है, तो टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर। पिंकी प्यारे बच्चे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। तो
धन्यवाद। AWTPO में भी आएगी, बायोलॉजी GS वाले पोर्शन में आएगी।